दोस्तों, 21 नवंबर 2001 की वो ठंडी रात पाकिस्तान की मियांवाली सेंट्रल जेल में एक कैदी की सांसें धीरे धीरे थम गईं। उम्र सिर्फ 49 साल। मौत का कारण टीबी और दिल की बीमारी। जेल प्रशासन ने कोई हंगामा नहीं मचाया, न कोई पोस्टमार्टम, न कोई सूचना। बस लाश को चुपचाप उठाकर जेल के पीछे एक अनाम कब्र में दफना दिया गया। कोई नाम नहीं, कोई तिरंगा नहीं, कोई सलामी नहीं, सिर्फ खामोशी। सोचिए, एक शख्स की मौत पर पाकिस्तान की आईएसआई ने भी चुप्पी साध ली। लेकिन सवाल यह है, आखिर ये शख्स कौन था? ये थे भारत के सबसे बहादुर जासूस रविंद्र कौशिक, जिन्हें इंदिरा गांधी जी ने खुद कोड नेम दिया था, ब्लैक टाइगर। वो शख्स जो पाकिस्तान आर्मी में मेजर बन गया। 8 साल तक दुश्मन की छाती पर सवार रहकर भारत को वो खुफिया जानकारी दी जिसने हजारों सैनिकों की जान बचाई। फिर भी आखिर में उन्हें अनाम कब्र मिली। ये कहानी सिर्फ जासूसी की नहीं, ये बलिदान की है, ये पहचान मिटाने की है, ये उस वफादारी की है जो मौत तक नहीं टूटी। तो चलिए अब पीछे चलते हैं। सब कुछ शुरू कहां से हुआ था? रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के श्रीगंगानगर में हुआ था। श्रीगंगानगर एक सीमावर्ती शहर जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर के बहुत करीब है। यहां की हवा में उर्दू और हिंदी, पंजाबी की खुशबू मिली जुली रहती थी। बचपन से ही रविंद्र सीमा की हवा में सांस लेते हुए बड़े हुए। उनके पिता जे.एम. कौशिक भारतीय वायुसेना में अधिकारी थे। उन्होंने 1965 और 1971 की जंगों को करीब से देखा था। मां अमला देवी घर संभालती थीं। परिवार में देशभक्ति की भावना घर की दीवारों में बसी हुई थी। रविंद्र बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन उनका असली जुनून था थिएटर, अभिनय और मंच पर परफॉर्मेंस। कॉलेज के दिनों में एसडीबी बिहानी पीजी कॉलेज में कॉमर्स की पढ़ाई करते हुए रविंद्र स्टेज पर इतना कमाल कर दिखाते कि दर्शक तालियां बजाते रह जाते। उनका संवाद बोलने का अंदाज, भावों को जीवंत करने की कला और भाषाओं पर गहरी पकड़, सब कुछ अनोखा था। वो उर्दू, हिंदी और पंजाबी में इतने माहिर थे कि बॉर्डर के दोनों तरफ के लोग उन्हें अपना समझ लेते। 1973 में लखनऊ में एक नेशनल ड्रामा कंपटीशन हुआ। रविंद्र ने एक सोलो एक्ट किया, एक भारतीय सैनिक की भूमिका जो दुश्मन के सामने पूछताछ के दौरान भी अपने देश को नहीं बताता। उस परफॉर्मेंस ने सबको हैरान कर दिया और यहीं से कहानी का असली टर्निंग पॉइंट आया। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ की टीम के 2 लोग उस परफॉर्मेंस में मौजूद थे। उन्होंने देखा, ये युवक सिर्फ एक्टर नहीं, बल्कि वो शख्स है जो किसी भी किरदार में पूरी तरह खो सकता है, अपनी असली पहचान छुपा सकता है। रॉ उस वक्त नई बनी थी और उन्हें ऐसे युवाओं की सख्त जरूरत थी जो दुश्मन की जमीन पर घुल मिल सकें, अपनी असली पहचान मिटा सकें और कभी पकड़े न जाएं। रविंद्र से संपर्क किया गया। शुरुआत में बातें साधारण लगीं, लेकिन जल्दी साफ हो गया कि ये कोई साधारण नौकरी नहीं, ये जिंदगी भर का मिशन था। कोई वापसी नहीं, कोई नाम नहीं, कोई परिवार नहीं, सिर्फ देश और देश की सेवा। रविंद्र ने बिना एक पल सोचे हामी भर दी। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि देश की सेवा का मतलब सिर्फ बॉर्डर पर खड़े होना नहीं है। कभी कभी दुश्मन की आंखों के अंदर जाकर उसकी हर चाल को पढ़ना पड़ता है, हर प्लान को बेनकाब करना पड़ता है। 1973 में उन्होंने अपने परिवार को बताया कि दिल्ली में अच्छी नौकरी मिल गई है। असल में वो रॉ के गुप्त ट्रेनिंग सेंटर में पहुंच गए। ट्रेनिंग के 2 साल दिल्ली के एक सुरक्षित लेकिन बेहद कठोर केंद्र में। यहां रविंद्र को जासूसी की हर कला सिखाई गई, छुपकर संदेश भेजने की तकनीकें, इनविजिबल इंक का इस्तेमाल, कोड भाषा बनाना और समझना, सर्वाइवल ट्रेनिंग, शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होना, और सबसे महत्वपूर्ण, पाकिस्तानी संस्कृति में पूरी तरह घुल मिलने का पूरा कोर्स। इस्लामी रीति रिवाज, कुरान की आयतें, नमाज पढ़ने का सही तरीका, उर्दू के स्थानीय मुहावरे, पाकिस्तानी अखबारों की भाषा, वहां की राजनीति, भूगोल, यहां तक कि छोटी छोटी आदतें जैसे खाने पीने का अंदाज, कपड़ों का स्टाइल, बोलने का तरीका। रविंद्र ने सब कुछ सीख लिया। उनकी उम्र महज 21 से 23 साल थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ आत्मसात कर लिया। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें इस्लाम अपनाना पड़ा। सरकमसिजन भी करवाया गया ताकि कवर पूरी तरह परफेक्ट हो। उनके सारे भारतीय रिकॉर्ड मिटा दिए गए। पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र,
स्कूल कॉलेज के रिकॉर्ड, सब कुछ। अब वो भारत का रविंद्र कौशिक नहीं रहा। वो पूरी तरह तैयार हो चुके थे। 1975। रविंद्र की उम्र महज 23 साल। एक रात बिना किसी को बताए वो भारत पाकिस्तान बॉर्डर पार कर गए। नई पहचान, नबी अहमद शाकिर के नाम से, एक मुस्लिम युवक जिसका जन्म इस्लामाबाद में हुआ था। पासपोर्ट, दस्तावेज, बैकग्राउंड स्टोरी, सब कुछ रॉ ने इतनी खूबी से तैयार किया था कि कोई भी शक नहीं कर सकता था। पहला बड़ा कदम, कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन। वहां उन्होंने एलएलबी की डिग्री पूरी की। यूनिवर्सिटी के दिनों में वो पूरी तरह सामान्य दिखते। क्लास में जाते, दोस्त बनाते, चर्चाओं में हिस्सा लेते, पाकिस्तानी राजनीति पर बात करते, लेकिन अंदर ही अंदर वो हर छोटी बड़ी बात नोट करते रहते। कोई भी उन पर शक नहीं करता क्योंकि वो नबी अहमद शाकिर बनकर पूरी तरह घुल मिल गए थे। डिग्री पूरी होने के बाद अगला और सबसे खतरनाक कदम, पाकिस्तान आर्मी में घुसपैठ। नबी अहमद शाकिर ने मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में नौकरी के लिए अप्लाई किया। एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया, ज्वाइनिंग हुई। शुरुआत में क्लर्क स्तर की पोस्ट थी, लेकिन उनकी मेहनत, बुद्धिमत्ता, उर्दू और पंजाबी पर मजबूत पकड़ और विश्वसनीयता ने उन्हें जल्दी ही ऊपर ले जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में मेजर स्तर का अधिकार प्राप्त कर लिया। हालांकि वो कमीशन अधिकारी नहीं थे, लेकिन अकाउंट्स डिपार्टमेंट में उनकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि सेना के अंदर उन्हें मेजर कहकर संबोधित किया जाने लगा। अब वो पाकिस्तान आर्मी की अंदरूनी फाइलों तक पहुंच रखते थे। ट्रूप मूवमेंट्स, ऑफिसरों के ट्रांसफर, सप्लाई की डिटेल्स, पंजाब सेक्टर में तैनाती, हथियारों की जानकारी और कुछ संवेदनशील जानकारियां जो कहूटा न्यूक्लियर फैसिलिटी से जुड़ी थीं। 1979 से 1983 तक लगभग 8 साल वो हर हफ्ते या हर महीने गुप्त तरीके से भारत को संदेश भेजते रहे। इनविजिबल इंक से लिखे कागजात, कोडेड मैसेज, कभी कभी छोटे छोटे सिग्नल। उनकी जानकारी कितनी कीमती थी। सोचिए, पंजाब सेक्टर में पाकिस्तानी फोर्सेस की मूवमेंट, खुफिया केंद्रों की लोकेशन, दुश्मन की कई चालों को बेनकाब करने वाली एडवांस वार्निंग। हजारों भारतीय सैनिकों की जान बचाई गई। उसकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। लेकिन जासूस का जीवन सिर्फ रिपोर्ट भेजने का नहीं होता, वो एक इंसान भी था। अपनी कवर स्टोरी को और मजबूत बनाने के लिए 1976 में उसने पाकिस्तान की एक स्थानीय लड़की अमानत से शादी कर ली। अमानत एक साधारण परिवार से थी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उसके पिता आर्मी यूनिट से जुड़े टेलर थे। शादी के बाद एक बेटा भी हुआ। अमानत को कभी नहीं पता चला कि उसका पति असल में भारतीय जासूस है। रविंद्र ने अपना दोहरा जीवन इतनी खूबी से निभाया कि घर में भी वो पूरी तरह नबी अहमद शाकिर बन चुका था। बाहर पाकिस्तानी मेजर, घर में पति और पिता, लेकिन अंदर ही अंदर अकेलापन बढ़ता जा रहा था क्योंकि अपनी असली कहानी वो किसी से शेयर नहीं कर सकता था। इतने सालों में इंदिरा गांधी तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक ऐसा भारतीय है जो बिना पकड़े सब कुछ देख रहा है। प्रधानमंत्री ने उनकी बहादुरी को सराहा और कोड नेम दिया ब्लैक टाइगर। रविंद्र का जीवन अब एक फिल्म से भी ज्यादा रोमांचक और खतरनाक था। हर पल खतरा, हर फोन, हर मीटिंग, हर नजर एक संभावित खतरा। एक छोटी सी गलती और पूरा मिशन खत्म। लेकिन वो कभी नहीं डिगे। फिर आया वो घातक साल 1983। रॉ ने एक जूनियर ऑपरेटिव इनायत मसीह को रविंद्र से संपर्क करने के लिए भेजा। मिशन था कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज पहुंचाना और नई हिदायतें देना। लेकिन दुर्भाग्य से इनायत आईएसआई के हाथ लग गए। आईएसआई ने उन्हें बुरी तरह टॉर्चर किया। इनायत टूट गए और रविंद्र का नाम उगल दिया। रविंद्र को मुल्तान के एक पार्क में इनायत से मिलना था। वो बेखबर पहुंचे। आईएसआई का जाल पहले से बिछा हुआ था। गिरफ्तारी हुई। एक झटके में 8 साल का सफल मिशन ध्वस्त हो गया। अब शुरू हुआ असली यातनाकाल। आईएसआई ने रविंद्र को सियालकोट के इंट्रोगेशन सेंटर में ले जाकर क्रूर यातनाएं दी। शारीरिक प्रताड़ना, मानसिक टॉर्चर, अलग थलग रखना, नींद न आने देना, सब कुछ। लेकिन रविंद्र ने मुंह नहीं खोला। न भारत के बारे में, न रॉ के बारे में, न अपने सहयोगियों के बारे में। वो चुप रहे। सिर्फ एक बात दोहराते रहे, मैं पाकिस्तानी नागरिक हूं, नबी अहमद शाकिर। 1985 में पाकिस्तानी मिलिट्री ट्रिब्यूनल ने उन्हें मौत की सजा सुना दी।
लेकिन पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने बाद में सजा को उम्र कैद में बदल दिया। अब रविंद्र को कई जेलों में घुमाया गया, सियालकोट, कोट लखपत और आखिर में मियांवाली सेंट्रल जेल। 16 से 18 साल की कैद। जेल की सलाखों के पीछे जहां रोशनी कम, खाना घटिया, इलाज नाम का नहीं, स्वास्थ्य बिगड़ता गया, अस्थमा, टीबी, दिल की समस्या। लेकिन रविंद्र ने हार नहीं मानी। उन्होंने गुप्त तरीके से कुछ चिट्ठियां भारत भेजी, सहानुभूति रखने वाले गार्ड्स या साथी कैदियों की मदद से। उन चिट्ठियों में उन्होंने अपने हालात लिखे। एक चिट्ठी में लिखा, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? आखिरी चिट्ठियों में मौत से महज कुछ दिन पहले उन्होंने लिखा, अगर मैं अमेरिकी होता तो 3 दिन में इस जेल से बाहर होता। ये लाइनें न सिर्फ दर्द की हैं, बल्कि उस देश के प्रति वफादारी की भी जिसने उन्हें भुला दिया था। 21 नवंबर 2001 टीबी और हृदय रोग ने आखिरकार उन्हें हरा दिया। जेल प्रशासन ने लाश को अनाम कब्र में दफना दिया। जब खबर भारत पहुंची तो परिवार का दिल टूट गया। पिता का दर्द, मां का आंसू, सब कुछ बयान से परे। दोस्तों, रविंद्र कौशिक की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह हमें कई सवालों पर सोचने पर मजबूर करती है। हम अपने असली हीरोज को कितना सम्मान देते हैं? वो शख्स जिसने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पहचान, अपनी फैमिली, अपनी खुशियां, यहां तक कि अपनी शादी और बेटे को भी देश के लिए कुर्बान कर दिया, उसे आखिर में अनाम कब्र मिली। लेकिन उसकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। उसकी दी हुई जानकारी ने भारत को कई युद्धों, हमलों और घुसपैठों से बचाया। पाकिस्तान की हर चाल पर नजर रखी गई। आज भी रॉ के जवान चुपचाप देश की रक्षा करते हैं, बिना नाम के, बिना तमगे के, बिना किसी उम्मीद के। रविंद्र कौशिक, ब्लैक टाइगर ने साबित कर दिया कि असली जासूस वो होता है जो कभी नहीं टूटता। उन्होंने दिखाया कि देशभक्ति का मतलब सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि चुपचाप कुर्बान होना भी है। आज जब हम धुरंधर या अन्य जासूसी फिल्में देखते हैं तो याद आता है, असली धुरंधर तो रविंद्र कौशिक थे। वो शख्स जो थिएटर से शुरू करके पाकिस्तान आर्मी का मेजर बन गए, लेकिन कभी अपनी मिट्टी नहीं भूले। ये कहानी सिर्फ एक जासूस की नहीं, बल्कि हर उस अज्ञात सैनिक की है, हर उस अनजान योद्धा की है जो देश के लिए अपना सब कुछ त्याग देता है और कभी वापस नहीं आता। भारत माता की जय। ब्लैक टाइगर को सलाम।